नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी कि संविधान निर्माण के चरण के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 और भाग 2 है वह अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो आज की पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोल रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण दे रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। बात तो ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु भारतीय संविधान के लंबा होने का यह एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। 395 जो हैं वह अनुच्छेद हैं मूल रूप से, और 12 जो हैं वह अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान जो है वह लंबा हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें पूछ रहा है विशेषता कौन सी नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब कॉपी पेन उठाइए और एक हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और उसमें कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए कि भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहला इसकी विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता लिखिएगा, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों का एक तरीके से ग्रहण है, विभिन्न स्रोतों से इसको लिया गया है। तीसरी इसकी विशेषता लिखिएगा, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, सरकार का संसदीय स्वरूप है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। छठवां पॉइंट लिखिएगा, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व का जो है वह वर्णन भी किया गया है। और सातवां पॉइंट लिखिएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। कौन? भारत का संविधान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह ऑप्शन नंबर डी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? और कथन क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह जो बात है यह किसकी है? ये जो बात है वह केसी व्हीलर की बात है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह बात जो है या किन्होंने कही थी? यह बात जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और राजनीतिक व्यवस्था में और अमेरिका के राज्य व्यवस्था में क्या क्या बातें बिल्कुल कॉमन है? पहली बात है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये बात अमेरिका और इंडिया के बीच में कॉमन नहीं है। दूसरी बात है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी बात सही नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति है और इंडिया के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति है। चौथा कथन है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का केवल 3 आंसर हो जाएगा, और केवल 3 किस में है? केवल 3 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है कि उद्देश्यों के कथन ने अपनी सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी, ये भी बात सही है। तीसरा कथन है इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्य शुरू करने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसमें यह कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जिसमें लोगों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय का अधिकार होगा। इसमें हमारे संविधान का दर्शन अंतर्निहित है, मतलब फिलॉसफी। उद्देश्यों के कथन ने सभी उत्तरवर्ती चरणों में संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित जो है वह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कॉमनवेल्थ का सदस्य है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो गई है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संप्रभु, ये जो शब्द दिया गया है ना, संप्रभु शब्द का आशय यह है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। क्या? डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। उसके बाद संविधान से अलग या घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा इसमें कथन सही है? कथन ए सही है। कथन ए क्या बोल रहा है? कथन ए है कि इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। ये बात जो है बिल्कुल सही है। भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था और संविधान सभा की जो कार्यवाही है वह 13 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी और संविधान के निर्माण में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? यह बात किन्होंने बताई थी? यह बात जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान सभा में यह प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई वाला पट्टियों वाला तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से? तो यह किसने किया था? यह बड़ौदा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बड़ौदा ने 1946 में संविधान सभा से सीधी बातचीत कर भारत में अपना विलय कर लिया था। यह एक देशी रियासत था। यह एक देशी रियासत था। जबकि कैबिनेट मिशन की घोषणा के अनुसार नरेंद्र मंडल ने राज्यों की एक वार्ता समिति रियासती प्रश्नों के संबंध में देश के राजनीतिक दलों में समझौते के लिए भोपाल के राजा की अध्यक्षता में गठित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? यह बात किन्होंने बोली थी? यह बात जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोली थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है?
किसके बारे में पूछ रहा है? यह पूछ रहा है जसपाल सिंह जी के बारे में। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था, तो ये बात जो है वो गलत है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात हो जाएगी बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो जसपाल सिंह जी जो थे ना, ये जसपाल सिंह जी, ये मुंडा भारतीय आदिवासियों, कौन सा? मुंडा भारतीय आदिवासियों एवं झारखंड आंदोलन के, किसके? यह झारखंड आंदोलन, झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी थे। यह जो है ये लिखा हुआ है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी थे, और 1928 में संपन्न ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। इन्होंने बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग की थी। यह संविधान सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को संविधान सभा में रखा था, और वर्ष 1938 में, कब? वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना भी करी थी। किसकी? आदिवासी महासभा की स्थापना भी करी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो किसका मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं था? वह लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है वह नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो थे ये बंगाल से, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बी आर अम्बेडकर साहब बम्बई से, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य जो है वह नहीं था? इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? बम्बई से निर्वाचित हुए थे। इनके अतिरिक्त गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम आर जयकर, एस पी मुखर्जी आदि भी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बात किन्होंने बोली थी? यह बात जो है वह ऑस्टिन ने बोली थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है वह किन्होंने करी थी? तो ये जो बात करी थी वह मौलाना आज़ाद जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ सूची एक्स दे रखा है, दूसरी तरफ सूची वाई दे रखा है, और इसको मिलान करना है। संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? मैं नाम लिखे देता हूँ। वो थे एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? वो थे एस.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो कौन थे? वो थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। पहले का हो जाएगा चौथा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा। ओके, और फिर सी दे रखा है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन थे? वो थे वी.टी. कृष्णमस्वामी। वी.टी. इसका इधर लिख देता हूँ, वी.टी. कृष्णमाचारी। इसका हो जाएगा पहला, और एक ही बचा, और लास्ट वाला कौन सा था देख लीजिएगा, चौथा, तीसरा, पहला, 431। और जो लास्ट दे रखा है कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 4, 3, 1 इसका हो जाएगा 2। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था, यही बात जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को जो है वह क्या कहा जाता था। 1947 से पहले जो है वह 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। और दिसंबर कब? दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का संकल्प पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इस तारीख का महत्व बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया तथा इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का प्रारूप जैसा विचरित किया गया था वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है या सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ देना चाहिए, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। तो ये बात जो है किसने बोली थी? यह बात जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोली थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के केंद्रीय सिद्धांत जो है वह नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है। कौन सा नहीं है इसमें, देखते हैं कौन सा नहीं है। या धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, ये बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात गलत हो जाएगी। बोल रहा है कि नहीं है, ये गलत हो जाएगी। या कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है या नहीं देता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगी। या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी। या धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करता है, सही बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माण में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो था। तो वह कौन सा योगदान था? वह था सर्वसम्मति तथा समायोजन, कंसेंसस एंड एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था। तो यह किन्होंने किया था? यह किया था ग्रानविल ऑस्टिन जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ग्रानविल जो ऑस्टिन थे यह 1927 से 2014 तक थे। ये भारतीय संविधान और संवैधानिक चर्चाओं के अमेरिकी विद्वान थे। भारतीय संविधान के बारे में उनके लेखन और योगदान के लिए उन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन और वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस है। इन्होंने भारतीय संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है। तो जो सबसे ऊपर जो सर्वोच्च है वो है संविधान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा।
तो किनको किनको माना जाएगा उनको उनको देख लेते हैं। पहला है शक्तियों का परिसीमन, ये भी माना जाएगा, पहला सही है। दूसरा है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी माना जाएगा। तीसरा है सरकार के प्रति जन प्रतिनिधित्व यानी कि पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये बात गलत है। तीसरा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार यानी कि लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इसके प्रारूप को जो है वह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो है वह शक्ति एवं साहस का, किसका? शक्ति एवं साहस का। बीच में जो सफ़ेद रंग है वह शांति एवं सच्चाई का, शांति एवं सच्चाई का। तथा जो नीचे हरा रंग है वह समृद्धि एवं बंधुत्व, समृद्धि एवं बंधुत्व इसका प्रतीक है। और राष्ट्रीय ध्वज के जो श्वेत पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी? जिसमें 24 तीलियां हैं। यह जो चक्र है वह न्याय के साथ साथ गतिशीलता का भी प्रतीक है। किसका? गतिशीलता का भी प्रतीक जो है वह माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस स्थिति को राष्ट्रीय ध्वज जो है वह अपनाया था? कब अपनाया था? वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या जो है वह कितनी है? वह कुल संख्या 24 है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वह किसका प्रतीक है? जो चक्र बना हुआ है वह न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जनगण मन जो है वह किन्होंने गाया था? यह जो है ना वह गाया था MS सुभलक्ष्मी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित जनगण मन भारत का राष्ट्रीय ज्ञान जो है वह MS सुभलक्ष्मी जी द्वारा गाया गया था। और भारतीय राष्ट्रगान का जो गायन काल है ना वह 52 सेकंड का है। कितने का है? 52 सेकंड का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल जो है वह कितना है? वह जो है वह 52 सेकंड का माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका यानी कि किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? जगजीवन राम जी का ये बात बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये भी बात गलत है। CH भाभा जी का ये बात जो है बिल्कुल सही है। और सरदार बलदेव सिंह जी का ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जगजीवन राम जी जो थे वह श्रम मंत्रालय के थे और प्रथम मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो में भी श्रम में थे और अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो में भी श्रम विभाग में ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे प्रथम मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो में खाद्य एवं कृषि मंत्री ही थे। कौन? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय में ही थे और अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो में भी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय में थे। CH भाभा जी जो थे वह प्रथम मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो में वाणिज्य में थे। किसमें? वाणिज्य में थे। और बाद के अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो में ये खनन कार्य एवं शक्ति के हो गए थे। किनके? खनन कार्य एवं शक्ति के मंत्रालय में ये जो है वह चले गए थे। और सरदार बलदेव सिंह जी जो थे वह पहले भी रक्षा मंत्रालय में थे
और अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो में भी रक्षा मंत्रालय में ही थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जाकर उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।